हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एसएसटी में रीट एसएसटी में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 13 यूनिट है। 13 यूनिट में ये पहला यूनिट चल रहा है, जिसमें 5 चैप्टर हैं। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज ये चौथा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसके बाद एक चैप्टर बच गया है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कल कंप्लीट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। फ्रेंड्स, आप अपना आकलन करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित में ग्रंथों में से बेमेल है। यहाँ पर बेमेल की बात की जा रही है। इन चारों में से एक है जो अलग है, उस बेमेल की बात की जा रही है। वैदिक साहित्य से रिलेटेड बात की जा रही है। स्मृतियाँ, वेद, उपनिषद या आरण्यक। तो वेद भी वैदिक साहित्य है जो सबसे पहले लिखा गया था। उपनिषद जो सबसे अंत में लिखा गया। आरण्यक इसे वन में लिखा गया, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। और स्मृतियाँ हैं जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। यही बेमेल है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापिक देवता। यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में बात की जा रही है। प्रतापी देवता जिसका 250 सूक्तों में वर्णन है। ऋग्वेद कालीन देवता जिसका वर्णन 250 सूक्तों में मिलता है। अगिन, इंद्र, वरुण या धौ। तो हमने पढ़ा था अगिन जो मानव और देवता के बीच में मध्यस्थों की भूमिका निभाते थे। वरुण को नियामक देवता कहते हैं जो सूर्य चंद्रमा के नियम बनाते हैं। और धौ सबसे प्राचीन देवता। और इंद्र ही हमारा आंसर है जिसका उल्लेख 250 सूक्तों में मिलता है। और अगिन का उल्लेख 200 सूक्तों में मिलता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अच्छे से देखें और जो विश्लेषण किया जाता है उसे सुने। कभी कभी एग्जाम में वही काम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऋग्वैदिक काल में विनिमय का माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लें कि विनिमय क्या होता है। विनिमय होता है आदान प्रदान। सपोज करो कि मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं किसी और के पास है और हमें दोनों को किसी दूसरे की ज़रूरत है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास अनाज है और किसी और के पास गाय है, तो मुझे गाय की ज़रूरत है और किसी दूसरे को अनाज की ज़रूरत है, तो हम अपने वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते थे। तो उसे ही विनिमय कहा जाता था। और प्राचीन काल में जब पैसे नहीं थे, मुद्राएं नहीं थी, तो विनिमय का माध्यम वस्तुएं थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते गए तो विनिमय का माध्यम, जैसे वर्तमान समय में विनिमय का माध्यम मुद्रा है और प्राचीन काल में विनिमय का माध्यम वस्तुएं थी। तो अनाज, मुद्रा, गाय या दास। तो इसका आंसर होगा गाय, जो ऋग्वैदिक कालीन में विनिमय का माध्यम थी। और ऋग्वैदिक कालीन में जो युद्ध भी होते थे वो गाय के लिए ही होते थे। जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी समझा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी जिसका वर्तमान नाम रावी नदी है का महत्व क्यों है। जो ऋग्वैदिक युगीन नदी का परुष्णी का महत्व क्यों है। सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख होने के कारण, दशरथ के युद्ध के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दशरथ के युद्ध के कारण, क्योंकि परुष्णी नदी के किनारे ही राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। और जहाँ तक सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती के मानते हैं। और सर्वाधिक उल्लेख किसका हुआ है, सिंधु नदी का। क्वेश्चन नंबर 5 है ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि, यौ, व्रीहि या कपास। तो इसका आंसर होगा कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? योद्धा, पुरोहित, शूद्र या चंडाल? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने पढ़ा था कि चतुष्वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और इसमें शूद्र की बात पहली बार हुई है, तो ये सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी, सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है और कहीं कहीं किसी बुक में एक बार ही बताया गया है यमुना का उल्लेख। तो इसका आंसर होगा सरस्वती, जो सबसे पवित्र और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी, और सिंधु का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कंफ्यूज ना करें, क्वेश्चन कीवर्ड पकड़ें, जो क्वेश्चन है उसके कीवर्ड पकड़ें, कीवर्ड पर ध्यान दें कि पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में जन और बीज का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में जन और बीज का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? 250, 175। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, अगर जन पहले है और 20 बाद में है तो हम जन का आंसर पहले करेंगे और 20 के लिए आंसर बाद में करेंगे। तो 275 जो है वो जन के लिए उल्लेख हुआ है और 170 20 के लिए उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? तो हमने पढ़ा था कि सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियों माना जाता था और सभा समिति राजा को सहयोग देने का काम करती थी, और विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था थी। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आ चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य, हमने फ्रंट पे ही सबसे कल थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था, तो सबसे फ्रंट पे ही लिखा हुआ था कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या यज्ञकर्ता। तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन, जिससे हमने कल बताया था कि आर्य शब्द का उल्लेख गुण से भी लिया जाता है, गुण से भी संबंधित है। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या पाली? फ्रेंड्स, आप कुछ समय ले सकते हैं 2-3 सेकंड के लिए, उससे भी ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर करें। इसका आंसर होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ऋग्वैदिक कालीन समाज का स्वरूप पूछ रहा है। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ए और बी दोनों, और केवल ए। तो हमने कल बताया था कि मातृसत्तात्मक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और पितृसत्तात्मक ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? लोहा, कांसा, तांबा या सोना? तो इसका आंसर होगा तांबा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में मिलती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो ये यजुर्वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत किसे कहा गया है? वेदों को, आरण्यकों को, ब्राह्मण ग्रंथों को या उपनिषद को? तो फ्रेंड्स, वैदिक साहित्य में हमने पढ़ाया एक वीडियो है, उसमें देखना आप, वेदों की रचना सबसे पहले हुई थी। आरण्यकों की रचना जंगल में हुई थी, इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। ब्राह्मण ग्रंथ है, इनकी संख्या 18 है। और उपनिषद जिसकी रचना सबसे अंत में हुई थी, इसलिए इसे वेदांत यानी वेद का अंत माना जाता है। तो इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना सबसे अंत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है?
किस उपनिषद को पूर्व से भी प्राचीन माना गया है? कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडको उपनिषद। तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ उत्तर वैदिक कालीन देवता के बारे में पूछी जा रही है। तो हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में इंद्र जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो सभी सिक्कों वगैरह पर देखेंगे आप, सभी जगह लिखा हुआ है। ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभा और समिति। क्वेश्चन नंबर 20 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 21 है, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता, होत्र, अधर्व्यु या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था जो सामवेद है, सामवेद उसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अधर्व्यु यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं और ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होत्र कहते हैं, होता या होत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा एवं राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ है? सैंधव काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य में? तो राजा एवं राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में, जिसका कालवर्ष 1000 BC से 600 BC था। ऋग्वैदिक काल का 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। BC और AC पर जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स। हम कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमने सिर्फ पढ़ा और आंसर टिक कर दिया, हमने पीछे जो BC और AC लगा हुआ है, ईस्वी और ईसा पूर्व लगा हुआ है, उसे ध्यान नहीं देते हैं और आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लें, बट प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? जो आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में कहा जाता है कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, तो सर्वाधिक माननीय मत कौन था? दक्षिणी रूस, मध्य एशिया, भारत में सप्त सिंधु प्रदेश या कोई नहीं? तो हमने कल पढ़ा था कि जो मैक्स मूलर विद्वान थे उन्होंने बताया था कि मध्य एशिया, और सर्वाधिक मान्य मत यही है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्किल प्रदेश से आए थे, और अविनाश कोई विद्वान थे उन्होंने बताया था कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। बट सर्वाधिक माननीय मत मध्य एशिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब में आई? जो गोत्र व्यवस्था है उसका प्रचलन कब आया? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, सैंधव काल में या सूत्र काल में? तो जो गोत्र व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में आया। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।